पास दो ऑप्शन है, एक सिंपल रीअरेंज करे अल्फा एच बढ़ाए और एक रिंग एक्सपांशन करे और रिंग का साइज बढ़ाए। तो बेटर ऑप्शन कौन सा है? रिंग एक्सपांशन। अब मुद्दे का पॉइंट ये है कि रिंग एक्सपांशन होगा कैसे। रिंग एक्सपांशन भी आपका वही 1-2 शिफ्टिंग का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है भाई? वो पीछे कर्टेन लगा दो क्योंकि यहां पर रिफ्लेक्शन आ रहा है, बाद में आप ही को दिक्कत आएगी। चलिए, तो रिंग एक्सपांशन कैसे होता है हम उस पर बात करते हैं। कुछ देर के लिए सभी के पेन डाउन होने चाहिए। मान लीजिए ये हमारे सामने एक कार्बोकेटाइन है, ठीक है, और यहां पर है पॉजिटिव चार्ज। पेन डाउन रहेंगे सभी के। अब हमें समझ में आ गया है, नेक्स्ट टू द 4 मेंबर्ड रिंग देयर इज कार्बोकेटाइन, सो वी आर गोइंग टू एक्सपांड द रिंग। एक अरेंजमेंट करके हम अल्फा एच बढ़ा सकते हैं, एक में हम रिंग साइज बढ़ा सकते हैं। तो हमें क्लियर है कि हम रिंग एक्सपांशन करवाने वाले हैं। तो जिस कार्बन पर पॉजिटिव होता है उस कार्बन पर हम क्या लिख देते हैं? 1, और उससे दूसरे कार्बन पर 2। नॉर्मली हमारा इतने से काम चल जाता है। क्लियर? अभी भी चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए ध्यान से सुनिए, अगर हम ऐसा करवाएं तो होता क्या है कि पहले हम दो नंबर से किसी एटम या ग्रुप को माइग्रेट करते थे। इस बार भी एटम और ग्रुप ही माइग्रेट होगा, पर आपको ऐसा लगेगा जैसे बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है। किसकी शिफ्टिंग हो रही है? बॉन्ड की। तो 2 नंबर पर जो बने हुए सिग्मा बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन वाले, या तो ये वाला आपको शिफ्ट करना पड़ेगा या ये वाला आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। 2 नंबर पर जो ये बॉन्ड है, देखिए एक तो कौन सा है? CH। मैं आपको साफ साफ बता दूं, 2 नंबर पर कौन कौन है? एक आपका हाइड्रोजन है, जो हम देख चुके, नहीं करवाना है ये वाला काम हमें। तो या तो इधर वाला जो ये पीछे से पूरा एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ये 2 नंबर से उठकर कहां चला जाए? 1 नंबर पर। या फिर इधर से अगर अपन बात करें, ये वाला जो पूरा एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ये उठकर कहां चला जाए? 1 नंबर पर। तो इसको बहुत आसानी से समझा जाता है कि जो ये बॉन्ड है ना 2 नंबर पर, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, ये वाला या तो येलो वाला या ब्लू वाला, अब ये 2 नंबर से कहां पर जाएगा? 1 नंबर पर। सर मुझे कौन सा शिफ्ट करना चाहिए? कोई सा भी कर लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो मान लीजिए मैं ये वाला जो बॉन्ड है इसको शिफ्ट कर रहा हूं। क्लियर? इसको क्या कर रहा हूं? शिफ्ट। तो मैं नंबरिंग ऐसे कर लेता हूं, 1 2, यहां पर क्या लिख देता हूं? 3, यहां पर 4, यहां पर 5। क्या सर ये आपने आयुपैक नंबरिंग की है? जी नहीं। अब मुझे पता चल गया है, पहले जो रिंग 4 की थी, अब ये कार्बन रिंग के अंदर लेकर कितने की बनाऊंगा? 5 की। तो ये वाला जो आपका बॉन्ड है वो यहां से यहां जाएगा। इसको हम कह सकते हैं 1,2 सिग्मा शिफ्ट। क्या कह सकते हैं? 1,2 सिग्मा शिफ्ट, विच इज एन एल्काइल शिफ्ट। एक प्रकार से आपका ये जो पीछे का एल्काइल ग्रुप है ये शिफ्ट हो रहा है, मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। इसमें अगर हम शिफ्टिंग की बात करें तो आपको किस प्रकार से दिखाई देगा? टीएस के अंदर। किसके अंदर? ट्रांजिशन स्टेट के अंदर। यहां पर अगर अपन बात करें, कैसा चार्ज था? पॉजिटिव। तो ऐसा हो रहा होगा, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये बॉन्ड आपका 2 से तो टूट रहा होगा। क्लियर? और ये बॉन्ड 1 से बन रहा होगा। इस प्रकार से आपको ये दिखाई दे रहा होगा। किसके अंदर? ट्रांजिशन स्टेट के अंदर। बेटा ये जो साइन है ना, डबल डैगर साइन बोलते हैं इसको, ये टीएस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? टीएस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो पहले बॉन्ड 5 नंबर कार्बन का 2 से बना था, अब वो किससे बनेगा? 1 से। तो बॉन्ड जाएगा 2 से 1 पर, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा 1 से 2 पर। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? इसका मतलब हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। जरा स्लो मोशन में आप समझिए। ये हमारे सामने था कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4 और ये कार्बन नंबर 5। पहले इसका बॉन्ड 2 नंबर से बना हुआ था, लेकिन अब ये बॉन्ड 2 से कहां चला गया है? 1 पर। तो बॉन्ड बनेगा 1 और 5 के बीच में, और पॉजिटिव चार्ज बताइए कहां जाएगा? 1 से 2 पर। तो ये हो गया रिंग एक्सपांशन। आपकी जो 4 की रिंग थी वो किस में चली गई है? 5 में। आप इसको और भी बढ़िया तरीके से बना सकते हो। बताइए सर कैसे? नॉर्मली जो आप 5 मेंबर रिंग बनाते हो ऐसे बना लीजिए। मान लीजिए आपने यहां पर लिखा है 1, यहां पर 2, यहां पर 3, 4 एंड 5। अब बताओ 2 नंबर पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो आप यहां पर पॉजिटिव चार्ज टिका दीजिए। ये और ये एक ही बात है। तो आपका यहां पर रिंग एक्सपांशन हुआ है, और ड्राइविंग फोर्स क्या है इसका? रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट, अभी एक दो एग्जांपल्स आप मुझे सॉल्व करने दीजिए। मान लीजिए ये हमारे सामने 5 मेंबर्ड रिंग है। क्या है?
5 मेंबर्ड रिंग और यहां पर किसी कारण से क्या बन गया है, कार्बोकेटायन। अब आप बताओ कैसे बात करेंगे। हम पहले जानते हैं जिस कार्बन पर पॉजिटिव है उस पर क्या लिखेंगे 1 और उससे दूसरे कार्बन पर 2। सही बात है कि नहीं है? तो 2 नंबर से कोई एक नंबर पर जाएगा। तो या तो आपका ये वाला जो बॉन्ड है ना वो शिफ्ट करवा सकते हो या फिर जो ये वाला बॉन्ड है वो शिफ्ट करवा सकते हो। कोई सा भी शिफ्ट करवा सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नॉर्मली हम इस वाले को शिफ्ट करवाते हैं, लिखना थोड़ा आसान पड़ता है। तो फिर हम यहां पर नंबरिंग कर देंगे। ये कौन सा रहेगा 3, ये कौन सा रहेगा 4, ये रहेगा 5 और ये रहेगा 6। मतलब 5 की रिंग अब किस में जाएगी 6 में। स्लो मोशन में समझेंगे। ये वाला जो आपका बॉन्ड है 2 और 6 के बीच में, अब ये कहां खिसकेगा 2 से 1 पर। तो इसको आप कह सकते हैं क्या 1,2। क्या कह सकते हैं 1,2 सिग्मा शिफ्ट। कि सिग्मा बॉन्ड आपका शिफ्ट कर गया है 2 नंबर से 1 नंबर पर। तो फिर पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट कर जाएगा 1 से 2 नंबर पर। अगर हम इसका ट्रांजिशन स्टेट में देखें कि किस प्रकार का काम हो रहा होगा, तो यहां पर आपका ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5 और ये कार्बन नंबर 6। तो ये बॉन्ड यहां से टूट रहा होगा और ये बॉन्ड यहां पर बन रहा होगा। क्लियर? इसमें अगर अपन पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो आधा पॉजिटिव मतलब कुछ पॉजिटिव चार्ज यहां पर रहेगा और कुछ पॉजिटिव चार्ज यहां पर रहेगा, क्योंकि ये बॉन्ड कंप्लीटली बना नहीं है और ये बॉन्ड कंप्लीटली टूटा नहीं है। ये हमारे सामने दिखाई देगा। सिमिलरली कुछ पॉजिटिव चार्ज आपको यहां दिखाई देगा और कुछ पॉजिटिव चार्ज 2 नंबर पर। धीरे धीरे हम ये बनाना बंद कर देंगे। तो यहां पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से रहेगा। अब वापिस से समझो कि क्या हुआ होगा। ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। ये स्ट्रक्चर मैंने पूरी बना दी है। पहले ये कार्बन नंबर कौन सा था 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड 6। 2 और 6 के बीच में बॉन्ड था। अब वो किस में बनेगा 1 एंड 6। तो पॉजिटिव चार्ज किस पर आ जाएगा 2 पर। तो देखो ये बॉन्ड 2 से 1 पर चला गया है और ये पॉजिटिव चार्ज 1 से 2 पर आ गया है। भाई ये सिग्मा शिफ्ट, बस ऐसे बोल रहा हूं, अल्काइल शिफ्ट ही है। अगर अपन इसकी बात करें, सभी लोग आंखें खोलेंगे। यहां पर अगर अपने पास ये कार्बोकेटाइन होता, कौन सा कार्बोकेटाइन होता ये, तो इसमें भी तो आप बॉन्ड ही तो शिफ्ट करवा रहे हो। जो CH बॉन्ड पहले इस कार्बन पर था, किस पर बनेगा इस पर। लेकिन इसमें क्या है कि पीछे ये हाइड्रोजन किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन इसमें जब ये शिफ्ट हो रहा है तो आप देखो ये पीछे किसी से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से रिंग साइज चेंज हो रही है। क्लियर? तो ये आपकी 5 से 6 की रिंग बन जाएगी। नंबरिंग करने का फायदा क्या होता है कि आप जैसे नॉर्मली 6 की रिंग बनाते हो बना लीजिए। मान लीजिए आपने यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 एंड 6। अब देखो पॉजिटिव चार्ज कौन से कार्बन पर है 2 नंबर कार्बन। तो इस प्रकार से आप पॉजिटिव चार्ज टिका सकते हैं। चलिए अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, मान लीजिए हमारे सामने ये कार्बोकेटाइन दिया हुआ है। क्लियर? सर ये कार्बोकेटाइन कैसे बना, वो अभी मुद्दा ही नहीं कैसे बना, वो रिएक्शन में बनेगा थोड़ी देर बाद। अगर ये कार्बोकेटाइन हमारे सामने दिया हुआ है तो हम किस प्रकार से रिएक्शन यहां पर करवाएंगे, जरा ध्यान से सुनिए। अगर अपन बात करें तो इसको नंबर क्या देंगे हम 1, इसको नंबर क्या देंगे 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5 और ये रहेगा 6। क्लियर? तो आप बताइए कौन से वाला बॉन्ड हम शिफ्ट करवाने वाले 2 और 6 वाला कहां पर भेजने वाले हैं 1 के ऊपर। तो इस बार हम सीधी बात कर सकते हैं। जी हाँ, यहां पर हमें देखने को मिलेगा 1,2 सिग्मा शिफ्ट, देखने को मिलेगा 1,2 सिग्मा शिफ्ट। तो 1,2 सिग्मा शिफ्ट जब हमें देखने को मिलेगा तो आप बताइए किस प्रकार से यहां पर बातें की जा सकती हैं। ये हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6। नेक्स्ट टू द 5 मेंबर रिंग देयर इज कार्बोकेटाइन, सो रिंग एक्सपांशन विल टेक प्लेस। अब बताइए जो बॉन्ड पहले 2 पर था वो बॉन्ड किस पर बनेगा 6 पर और यहां पर 2 पर कैसा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। तो 2 के ऊपर यहां पर चार्ज आ चुका है पॉजिटिव। अब नंबरिंग का क्या फायदा होता है ना, इस टाइप के केटाइन के अरेंजमेंट में आपको फायदा मिलेगा। आप जानते हैं रिंग कितने की बन गई है 6 की, लेकिन नॉर्मली हम इस प्रकार की 6 की रिंग बनाते नहीं। क्लियर? अगर हम इसको नंबर दें 1, इसको नंबर दें 2, इसको नंबर दें 3, 4, 5 एंड 6, तो बताइए 1 नंबर पर कौन लगा हुआ है मिथाइल, 2 नंबर पर कौन है पॉजिटिव चार्ज और ये सब। क्लियर? ये केटाइन आपके सामने बनकर आ गया है। अगर आप फर्दर रीअरेंजमेंट करवाना चाहते हैं तो एक बार ये नंबर फिर से आपको गायब करने पड़ेंगे। ये आपके सामने केटाइन। क्या बना हुआ केटाइन फर्दर रीअरेंज हो सकता है?
देखिए यहां से यहां आने का जो ड्राइविंग फोर्स था वो था रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन। यहां से यहां तक आने का ड्राइविंग फोर्स है रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन। अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर रिंग साइज आपकी बड़ी है, एंगल स्ट्रेन क्या हुआ है कम। लेकिन ये केटाइन फर्दर रीअरेंज कर सकता है। फर्दर कैसे रीअरेंज कर सकता है? देखिए बाजू वाले कार्बन पर कौन है? हाइड्रोजन। और एक कौन है? मिथाइल। आप बताइए अगर मैं इस प्लस को यहां से यहां लाना चाहता हूं तो इस वाले कार्बन से फिर से लिख लो, इस पर क्या लिख लो? 1 और इस पर क्या लिख लो? 2। जब भी रीअरेंजमेंट करवाना हो तो 2 नंबर से किसको शिफ्ट करवाओगे? जब तक एच है सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर एक बार फिर से रीअरेंजमेंट हो जाएगा जिसे हम बोलेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्लियर? अगर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ तो आपका हाइड्रोजन किधर खिसक जाएगा? बताइए इधर। और पॉजिटिव चार्ज किधर आ जाएगा? इधर। अब बोलोगे यहां से यहां जाने पर क्या फायदा हुआ है? तो मैं डिग्री से समझा सकता हूं। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से क्या बन गया है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। आप इसको किससे समझा सकते हैं? नंबर ऑफ अल्फा एच। यहां पर नंबर ऑफ सी एच बॉन्ड विच आर इन्वॉल्व इन हाइपर कॉन्जुकेशन ज्यादा है। तो आप समझिए यहां से यहां भी एक रीअरेंजमेंट ही है। क्लियर? और इससे आगे भी क्या हुआ है? रीअरेंजमेंट। मैंने आपको बोला था ए कार्बोकेटाइन कैन रीअरेंज एन नंबर ऑफ टाइम्स बट आफ्टर एवरी रीअरेंजमेंट स्टेबिलिटी शुड इंक्रीज। तो यहां से यहां जाने पर इंक्रीज हुआ स्टेबिलिटी, रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन। रिंग साइज बढ़ा है। यहां से यहां जाने पर रिंग साइज में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अल्फा एच बढ़ गए हैं तो आपके कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ गई है। तो स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, किसी भी कारण से बजे आपका कार्बोकेटाइन रीअरेंज होता रहेगा। नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ो। इन चीजों को हमें बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा क्योंकि आगे आने वाले सभी चैप्टर्स में ये पार्ट क्या रहेगा? कॉमन। अल्कोहल में भी सेम टू सेम पार्ट रहेगा, एल्काइल हैलाइड में भी रहेगा, एल्कीन में तो है ही है। कार्बोकेटाइन वो इंटरमीडिएट है जो सबसे ज्यादा रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। लिखेंगे जल्दी जल्दी भाई। 4 मेंबर्ड रिंग के सामने कार्बोकेटाइन आ जाए, 5 मेंबर्ड रिंग के सामने कार्बोकेटाइन आ जाए तो हम रिंग एक्सपांसन करवाते हैं। 4 की रिंग को 5 में, 5 की रिंग को 6 में। रिंग एक्सपांसन के बाद भी क्या केटाइन रीअरेंज हो सकता है? जी हां। तब आपका रहेगा ड्राइविंग फोर्स इंक्रीज इन अल्फा एच। सी एच बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन में बढ़ेंगे, केटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये तो समझाया जा रहा है कि क्या प्रोसेस हो रहा है। बल्कि आप यहां से यहां सीधा चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे हुआ वो आपसे नहीं पूछेगा कभी भी। सुलटा दिया है क्या? कोई पेंसिल से भी लिखता है क्या? ये क्या सर? मैं भी ट्राई करूं? हाँ हाँ, बहुत अच्छा आपने मोटिवेट किया है।
तेरे को क्या पता वो बात नहीं, राक्षस खुद ही बोल देता है वहां से, दूसरों के डिसीजन भी खुद ही ले लेते हो। अगले वाले कार्बोकेटाइन को रीअरेंज करके देखेंगे, अगले वाले कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट पर बातें करेंगे। इन दोनों कार्बोकेटाइंस का रीअरेंजमेंट आपको खुद से करवाना है। एंड मैंने बता दिया कि रीअरेंज होकर ये यहां तक जा सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा कि यहां से यहां तक कैसे जाएंगे। चलिए अगले पहला जो क्वेश्चन यही करना है। आप बताइए इसमें हम किस प्रकार से बात करेंगे। ये हमारे सामने क्या है, 4 मेंबर्ड रिंग, और इससे नेक्स्ट कार्बन पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो रिंग एक्सपांशन हो जाएगा। तो इसको नंबर देंगे हम 1, इसको नंबर देंगे 2, इसको नंबर देंगे 3, इसको 4 एंड इसको 5। इसने हम आइडिया लगा लिया कि 4 की रिंग अब किस में जाएगी, 5 में। तो 2 नंबर से जो बॉन्ड था वो अब किस पर चला जाएगा, 1 नंबर पर। तो आप इसको कह सकते हैं यहां पर हो रहा है 1,2 सिग्मा शिफ्ट। क्या हो रहा है, 1,2 सिग्मा शिफ्ट। अगर 1,2 सिग्मा शिफ्ट हुआ तो आपके सामने जो केटायन है वो कुछ इस प्रकार से बनकर आ जाएगा। अब आप देखो धीरे धीरे अगर आप नंबरिंग नहीं भी करोगे तो भी आपका काम चल रहा है। क्लियर। तो ये बेसिक स्टेप होते हैं नंबरिंग के थ्रू। अगर आप करना भी चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। ये नंबर 1, ये हमारे सामने नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5। तो आप अच्छी सी एक 5 मेंबर्ड रिंग बनाए। ये बना दिया हमने एक 5 मेंबर्ड रिंग। बताइए 1 के ऊपर क्या लगा हुआ है, मिथाइल। बताइए 2 के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और ये आपके सामने बनकर आ गया। अब आप सोचिए क्या बना हुआ कार्बोकेटाइन फिर से रीअरेंज कर सकता है, जी हां, बना हुआ कार्बोकेटाइन फिर से रीअरेंज करेगा। बाजू वाले से जो H है वो इधर माइग्रेट कर सकता है। तो यहां पर 1,2 क्या देखने को मिलेगा, हाइड्राइड शिफ्ट। अगर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट देखने को मिला तो आपका ये जो कार्बोकेटाइन है ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। दिस विल बी द कार्बोकेटाइन। अब बताइए क्या ये फर्दर रीअरेंज होना चाहेगा। अरे ये सोचो ना, अगर ये यहां से यहां चला जाए तो फिर रिंग एक्सपांशन के चांस बन जाएंगे। लेकिन ये यहां से वहां जाएगा ही क्यों, क्योंकि मोर स्टेबल से लेस स्टेबल जाना ही पसंद नहीं करेगा। तो इससे आगे ये रीअरेंजमेंट नहीं करना। नॉर्मल कंडीशन पर हर बार आपका स्टेबिलिटी बढ़ना चाहिए, सिंपल सा पॉइंट है। अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी नहीं बढ़ रही है तो फिर वो रीअरेंज करना पसंद नहीं करेगा। चलिए ये दोनों क्वेश्चंस आपको सुलटाने हैं। ये केमिकल रिएक्शंस में बीच में आएंगे तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप भी बता दूंगा, लेकिन आपको एक बार खुद से भी ट्राई करना है। इनको सुलटाने के बाद आपको बताना है इस वाले कार्बोकेटाइन के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं। ये जो कार्बोकेटाइन आप लोगों के सामने है इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, ये रीअरेंज करेगा या नहीं करेगा। अगला कार्बोकेटाइन आप लोगों के सामने है, आपको बताना है कि ये कार्बोकेटाइन आपका रीअरेंज करेगा या फिर नहीं करेगा। रीअरेंज करेगा या नहीं करेगा। कितने लोगों का मानना है ये वाला कार्बोकेटाइन रीअरेंज नहीं करेगा। चलिए ऐसे हवा में हाथ होना चाहिए। और नहीं करने का कारण आपका क्या रहेगा, एंटी एरोमेटिक। आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप ज्योतिष विद्या जानते हैं, आप भविष्य जान लेते हैं। तो आप 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन तो जान ही लेंगे। तो फिर अपन काहे इतने दिनों से परेशान हो रहे हैं। भाई एक बार रीअरेंजमेंट करवा के तो देखो। तुमने सोचा, ये तुम्हारी पहली गलती है। रीअरेंजमेंट करवाओ एक बार। ये कार्बन नंबर 1,
ये कार्बन नंबर 2। सर 3 कहां लिखूं, तेरा मन करे उधर लिख ले, इधर लिख ले, उधर लिख ले, कोई फर्क पड़ने वाला। ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5 और ये कार्बन नंबर 6। अच्छा ये तो क्लियर है। अगर रीअरेंजमेंट हुआ तो रिंग एक्सपांशन ही करवाएंगे। 5 मेंबर रिंग के सामने क्या है, कार्बोकेटाइन। ओके, तो यहां पर हमारे सामने होगा 1,2 सिग्मा शिफ्ट, 1,2 सिग्मा शिफ्ट। अगर मैंने 1,2 सिग्मा शिफ्ट करा है तो देखो 2 नंबर से इस वाले बॉन्ड को उठाकर कहां भेज रहा हूं, 1 नंबर पर। अगर मैंने ऐसा किया तो हमारे सामने जो कार्बोकेटाइन बनकर आएगा, सभी लोग एक बार स्लो मोशन में इधर देखेंगे, सभी लोग एक बार इधर देखेंगे। यहां डबल बॉन्ड था, यहां डबल बॉन्ड है। आप बताइए ये जो बॉन्ड पहले कहा था 2 नंबर पर, अब कहां जाकर बनेगा, 1 नंबर पर। क्लियर। तो अगर ऐसा हुआ तो पॉजिटिव चार्ज 1 से कहां जाएगा, 2 नंबर पर। आप बताइए यहां तक किसी को कोई आपत्ति है क्या। आंखें खोलो एक बार। जैसा आप यहां पर कर रहे थे, आपने इस वाले सिग्मा बॉन्ड को 2 से कहां भेज दिया, 1 पर। तो वही तो मैंने किया है, 2 से कहां भेज दिया, 1 पर। तो बॉन्ड तो चला गया 2 से 1 पर और पॉजिटिव आ गया 1 से 2 पर। तो ये कार्बन नंबर आपका कौन सा था, 1। ये कार्बन नंबर कौन सा था, 2। ये कार्बन नंबर कौन सा था, 3, 4, 5 एंड 6। तो आपकी कितने की रिंग बन गई ये बताइए, 6 की। एक बढ़िया सी 6 मेंबर रिंग आप बनाइए, बढ़िया से 6 मेंबर रिंग जैसा आप बनाते थे। नॉर्मली हम 6 मेंबर रिंग को ऐसे बनाते हैं। जी हाँ, नंबरिंग कर लीजिए। यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, यहां पर 5 है और यहां पर 6 है। आंखें खोलो सभी लोग, बताओ अगर अपन बात करें 2 नंबर पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। 3 और 4 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। बताइए 5 और 6 के बीच में भी क्या है, डबल बॉन्ड। ये और ये केटाइन सेम है कि अलग है, सेम है। ये लिखने का फर्क है, दोनों केटाइन क्या है, सेम। और ये एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है, बिकॉज दिस कार्बन इज sp3। तो ये भाई एंटी एरोमेटिक नहीं बना है, ये तो क्या बना है, नॉन एरोमेटिक। इसीलिए कहता हूं केमिस्ट्री में आपने सोचा, ये आपकी पहली गलती है। पेन चलाइए दोस्त इस सब्जेक्ट के अंदर, ऑर्गेनिक को सीखना है तो पेन चलाना पड़ेगा। तो बहुत बढ़िया तरीके से रीअरेंज हो सकता है। फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन आपका अच्छा खासा स्टेबल है, रीजन बीइंग 2-2 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा ये। रिंग का एक भी एटम अगर sp3 आ जाए तो फिर आपका कंपाउंड एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक नहीं हो सकता। तो ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है और इसमें कोई खास बात नहीं है। माना कि आप डर सकते हैं इन 2 डबल बॉन्ड को देखकर, लेकिन आप तभी डरोगे जब आपका पहले से पेन कभी चला हुआ नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इतना रिवाइज करते हैं कि ये इसमें जाएगा, याद ही कर लेते हैं। ये इसमें जाएगा, उनको याद हो जाता है, फिर क्वेश्चन चेंज होकर आता है, फैल जाते हैं रायते की तरह। तो बढ़िया बात है कि आप पेन चलाएं, फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टेप बाय स्टेप आप ऑर्गेनिक के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारे सामने था रिंग एक्सपांशन, जहां केटाइन अपने आप को रीअरेंज करता है रिंग साइज को बढ़ाकर। केटाइन को ओवरऑल स्टेबलाइज होना है, सिंपल सी बात है। स्टेबिलिटी किसी भी तरीके से मिले उसे उससे कोई लेना देना नहीं है, रिंग साइज बढ़ाकर मिले या फिर अल्फा एच बढ़ाकर मिले या रेजोनेंस के आने से मिले, पर स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो वो हमारे सामने रहेगा रिंग कॉन्ट्रैक्शन, जहां रिंग साइज रिड्यूस होते हुए नजर आएगी। मैं आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, आज तक नीट के इतिहास में रिंग एक्सपांशन का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, क्योंकि जिस लेवल पर हम रीअरेंजमेंट पढ़ रहे हैं उस लेवल पर एनसीईआरटी ने डिस्कस नहीं किया हुआ है। पर अपने को लगता है कि अभी भी हल्का है, क्योंकि हम तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस करते हैं ना, जेई एडवांस वालों से कॉपी पेस्ट करना में, तो इस टाइप वाले क्वेश्चंस क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं कि बताओ फाइनली क्या बनेगा। हम धनाधन लगे, हमें कोई मतलब कि ये नहीं पूछा जाएगा, इसे कहते हैं वेस्ट ऑफ टाइम, आउटपुट जीरो। और परेशान भी हो रहे इन चीजों को लेकर के, समझ में नहीं आ रहा है, जो पूछेगा ही नहीं आपसे कोई। क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं। तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी आने के चांसेस बहुत कम है। मैं मात्र एक एग्जांपल करवाऊंगा और वही एक वैलिड एग्जांपल है रिंग कॉन्ट्रैक्शन का। कोटा की मार्केट में लोगों को बहुत अलग अलग लेवल पर चलते हैं, हर 4 की रिंग को 3 में लाने में उतारू रखे, हर 4 की रिंग को किस में लाएंगे, 3। हालांकि कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, पर खुद की फीलिंग जुड़ी हुई है कि 3 की रिंग के आगे केटाइन भयंकर स्टेबल, भयंकर स्टेबल। बहुत ज्यादा भयंकर नहीं, अभी बताऊंगा कितना फर्क होता है भयंकर में और नॉर्मल केटाइन की स्टेबिलिटी। आगे बढ़ सकता हूं। नेक्स्ट अपना इसी में रहेगा रिंग कॉन्ट्रैक्शन।
रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन का मतलब रिंग साइज का रिड्यूस हो जाना। रिंग कॉन्ट्रैक्शन का मतलब रिंग साइज रिड्यूस हो जाना। हेडिंग लगाकर आप रुक जाएंगे। आज तक जेई एडवांस में क्वेश्चन आया है एंड दैट वाज 101% ऑथेंटिक क्वेश्चन। वही एक एग्जांपल है जो सभी स्टैंडर्ड बुक डिस्कस करती हैं। अच्छे टीचर किसे केवल उसी का ही डिस्कशन करते हैं, बाकी खुद होममेड क्वेश्चंस लेके घूम रहे हैं। अगर आपके सामने ये कार्बोकेटाइन आ जाता है, कौन सा कार्बोकेटाइन? ये इस जैसा नहीं, ये अगर इस कार्बोकेटाइन का नाम मैं पूछना चाहूं तो ये रहेगा साइक्लो ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। अगर कभी रिएक्शन में साइक्लो ब्यूटाइल कार्बो अगर अपन बात करें केटाइन आपके सामने बन जाता है, देन रिंग कॉन्ट्रैक्शन विल टेक प्लेस। देन रिंग कॉन्ट्रैक्शन विल टेक प्लेस। इधर देख, अगर मान लीजिए गलती से आपके सामने ये वाला कार्बोकेटाइन बन गया है तो क्या रिंग कॉन्ट्रैक्शन करवाओगे? नहीं करवाना है। यहां के लोग करवा देते हैं, इसको भी 3 में ले आते हैं, बल्कि इसकी स्टेबिलिटी अच्छी खासी है। तो हमेशा रिंग कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवाना है। 4 की रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, रिंग के ऊपर है इस बार पॉजिटिव चार्ज, इधर आके खोलो। जब रिंग एक्सपांशन होता है तो रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रिंग से नेक्स्ट एटम पर पॉजिटिव होता है, तो यह रिंग एक्सपांशन होता है। और जब रिंग के ऊपर पॉजिटिव आता है, कितने की रिंग पर? 4 के, तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है। चाहे एक्सपांशन हो चाहे कॉन्ट्रैक्शन हो, 1-2 शिफ्टिंग का एग्जांपल होते हैं। किसके एग्जांपल होते हैं? 1-2 शिफ्टिंग का ही दोस्त एग्जांपल होता है। आइए, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उस पर आज तक हम क्या लिखते आए हैं? 1, आज भी 1 लिखे। उससे नेक्स्ट कार्बन पर 2, ये रहेगा 3, यहां पर रहेगा 4। नाउ ये कितने की रिंग है आपकी? 4 की रिंग है। अब ये रिंग कितने में जाएगी? 3 में। रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग साइज का रिड्यूस होना। जब भी कोई माइग्रेट करता है, बताओ कहां से माइग्रेट करता है? 2 नंबर से, 2 से ही जाएगा। रिंग साइज वेरी करनी है तो सिग्मा बॉन्ड का शिफ्टिंग करवा दो, बाकी में आप एल्काइल या हाइड्राइड की शिफ्टिंग करवाओ। तो यहां पर आप बताइए 2 नंबर पर सिग्मा बॉन्ड तो इसी एल्काइल ग्रुप ने बनाया हुआ है, ये रहा सिग्मा। बाकी तो 2 नंबर पर बताओ कौन है? हाइड्रोजन। अगर मैं हाइड्राइड की शिफ्टिंग करवा भी देता हूं तो 2 डिग्री से 2 डिग्री सेम केटाइन बनेगा, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो ये जो बॉन्ड है अब आपका 2 नंबर से उठकर कहां पर जाएगा? 1 नंबर पर। यानी कि आपको यहां पर देखने को मिलेगा 1,2 सिग्मा शिफ्ट। क्या देखने को मिलेगा? 1,2 सिग्मा शिफ्ट। और इसके अंदर क्या होने वाला है जरा स्लो मोशन में समझिए, जरा स्लो मोशन में आप लोग समझिए। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, यही था। तो ये जो बॉन्ड आपका पहले 2 नंबर से बना हुआ था, अब ये यहां से 2 से कहां बनेगा? 1। तो ये बॉन्ड चला गया है 2 से 1 के ऊपर। अगर बॉन्ड गया है 2 से 1 पर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा 1 से, तो यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर इसको गौर से आप आंखें खोल कर देखोगे तो ये वो वाला कार्बोकेटाइन है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। इस कार्बोकेटाइन के बारे में दोस्त मैंने आपको एक बात बताई थी, नो डाउट इसकी स्टेबिलिटी अच्छी खासी है और ये आपके बेंजाइल कार्बोकेटाइन से भी ज्यादा स्टेबल होता है। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो दिस कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, पहले बताया था मैंने। तो जहां जहां चीजें याद रखने की बातें आएंगी ना तो मैं आपको रिकॉल करवाता हुआ चलूंगा। पहले आप इसको इससे कंफ्यूज मत कीजिए दोस्त, इसको इससे कंफ्यूज मत कीजिए, ये दोनों केटाइंस एकदम अलग अलग है। ये आपका साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन है और ये साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, दोनों एकदम अलग केटाइंस है। तो ये इसके अंदर चला जाता है। इसका मैं आपको रीजन बताता हूं। ये वाला जो कार्बोकेटाइन है ना, ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। कौन से वाले कार्बोकेटाइन के साथ? इस वाले कार्बोकेटाइन के साथ। हालांकि इक्विलिब्रियम थोड़ा सा बैकवर्ड डायरेक्शन में ही रहता है, यानी कि हम रिंग एक्सपांशन क्यों नहीं करवाते, मैं उसका भी रीजन यहां पर दे रहा हूं कि हम जब 3 मेंबर रिंग के सामने कार्बोकेटाइन बनता है तो हम 3 की रिंग में 4 को 4 में क्यों नहीं ले जाते हैं? क्योंकि आप देखोगे कि इक्विलिब्रियम कहां पर आ रहा है? बैकवर्ड डायरेक्शन। टोटल में अगर अपन बात करें तो ये 47% होता है एट इक्विलिब्रियम और ये आपका 48% होता है एट इक्विलिब्रियम। अब देखिए कितना भारी डिफरेंस है, यानी कि जब मेजर प्रोडक्ट बनकर आएगा ना तो ये मात्र 1% से ज्यादा आएगा। और हम क्या करते हैं, हर 4 की रिंग को 3 में लाने पर उतारू हो जाते हैं। बल्कि इन दोनों की स्टेबिलिटी में आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है, इक्विलिब्रियम पर मात्र 1% का डिफरेंस है। अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी 5%
कहां गया? तो यही तो है 5% जो आप यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो, जिनकी आप बातें करते ही नहीं हो। अगर यहां पर हाइपर हुआ तो ये इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, और ये इधर जाएगा तो इधर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो ये 5%। यानी कि अगर ये किसी दिन आपको केटाइन दे दे, इसको बोल दे 1, इसको बोल दे 2 और इसको बोल दे 3, और इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ ले, क्या पूछ ले? स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो ये टोटल का कितना है? मात्र 5%। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये, उसके बाद ये, और उसके बाद ये। हालांकि बहुत हाई लेवल की बातें हो जाएंगी, वो ऐसी बातें हमसे करेगा नहीं। पर नॉर्मली हमें ध्यान रखना है कि जब भी साइक्लोब्यूटाइल कार्बोकेटाइन बने, सिंपल सी बात है, कौन बने? साइक्लोब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, आपकी 4 की रिंग किस में चली जाएगी? 3 में चली जाएगी। ये दोनों डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर रहते हैं, ये इसमें कन्वर्ट होता रहता है, इसमें कन्वर्ट होता रहता है। एंड यू कैन चेक द डिफरेंस किसका है? केवल 1% का, मात्र 1% का। लेकिन माइनर मेजर 1% से भी वेरी कर जाते हैं। बस रिंग कॉन्ट्रैक्शन के नाम पर हमें यही बात करनी है और कोई बातें नहीं करनी। जल्दी सुलटाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। रिंग कॉन्ट्रैक्शन केवल एक कार्बोकेटाइन का करवाना है, जो कि कौन सा है? साइक्लोब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। यही आए तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन करवाना है, इस जैसा भी आए तो नहीं करवाना है। ये अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि अगर पूछेगा पहली बार, पहले तो उसको रिंग एक्सपांशन पूछना चाहिए, फिर कॉन्ट्रैक्शन पर आएगा। सुलटा दिया है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो रीअरेंजमेंट शो नहीं करते। क्यों नहीं शो करते, वो आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। बहुत डिटेल डिस्कशन इस पर किया जा सकता है, पर आपसे वही बातें की जाएंगी जहां पर आपसे कभी असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन सके, एक्सप्लेनेशन पूछ सके। जहां केवल रिजल्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, वहां पर एक्सप्लेनेशन आपसे नहीं मांगी जाएगी। जैसे विनाइलिक केटाइन आ गया, फिनाइलिक केटाइन आ गया, यानी कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये रीअरेंजमेंट शो नहीं करते। क्यों नहीं करते सोचकर भी खोपड़ा खराब। कोई एक्सप्लेन भी कर रहा है तो आपके काम का नहीं, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है कि ये जब बनेंगे तो इनका रीअरेंजमेंट नहीं करवाना है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं अनसैचुरेटेड केटाइंस जो होते हैं वो रीअरेंजमेंट शो नहीं करते हैं, पर अपन ने क्लियरली लिख दिया है, तो ये नोट करके लिख लेंगे। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर पॉजिटिव आ जाए, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पर पॉजिटिव आ जाए, तो फिर वो रीअरेंजमेंट शो नहीं करेंगे। सुलटा दिया है। चलिए अब हम अपने चैप्टर में एंट्री लेते हैं। देखिए एनसीईआरटी को मैंने आपको बोला था, अगर आप एनसीईआरटी को डायरेक्ट पढ़ने जाओगे तो सुलझ जाओगे। एनसीईआरटी पढ़ाने से पहले हमारे खुद के यानी पढ़ाने वाले के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए, तभी वो एनसीईआरटी को कनेक्ट कर पाएगा, वरना एनसीईआरटी कनेक्ट नहीं होगी। कुछ कुछ रिएक्शंस कहीं पढ़ोगे, कुछ कुछ रिएक्शंस कहीं पढ़ोगे, लेकिन आप जानते हैं हम बिल्कुल लाइन टू लाइन आगे बढ़ने वाले हैं। आइए तो अब हम बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ, यानी कि हम एल्किन्स के बारे में बात करेंगे। और सब जब भी चैप्टर शुरू होता है तो आप जानते हैं सबसे पहले हम क्या डील करते हैं? केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। ध्यान से सुनेंगे,
कुछ देर के लिए आप सभी के पेन डाउन होने चाहिए। जब भी चैप्टर शुरू होता है ना, तो उसका पहला लेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसका पहला लेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के सामने हुआ करता है। आइए, अगर हम एल्किन्स की बात करना चाहें तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन में क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा तो क्या आप मुझे इनका जर्नल फॉर्मूला बता सकते हो? बताइए, डीयू कितना है? 1। हमें केवल एक का ही जर्नल फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज एल्केन। जर्नल फॉर्मूला अगर मैं पूछना चाहूं आपसे, किसका? जर्मन फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स। तो अरे भाई ठीक है, जर्नल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स। मेरी तरह जब लगातार 4 बार बोलोगे ना तो कुछ का कुछ निकलेगा। जर्नल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स क्या रहेगा? CnH2n प्लस 2। एल्केन्स में किसी भी प्रकार की हाइड्रोजन्स की डेफिशिएंसी नहीं होती है। क्लियर? तो इनका हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स 0 होता है। इनमें किसी प्रकार का अनसैचुरेशन नहीं है। आप जानते हैं, अगर किसी में डबल बॉन्ड आ गया है तो जितने हाइड्रोजन होने चाहिए थे उससे कम मिलेंगे, और एक डबल बॉन्ड आया है तो जितने होने चाहिए थे उतने उससे कितने कम मिलेंगे? 2। यानी कि 1 मोल हाइड्रोजन का ऐड करने पर इनकी डेफिशिएंसी दूर होगी। तो इनका जर्नल फॉर्मूला बताओ क्या रहेगा? Cn, इसमें से -2 कर दो, CnH2 है। तो ये इनका जर्नल फॉर्मूला रहेगा। नेक्स्ट, अगर अपन बात करें यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? ओलिफिनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओलिफिनिक बॉन्ड बोलते हैं। कई बार ओलिफिनिक बोल दिया जाता है, कई बार इथाइलिक बॉन्ड भी बोल दिया जाता है। इथाइलिन से आया है, ये किससे आया है? इथाइलिन। जैसे ये आपके सामने जो कंपाउंड होता है, क्लियर? ये अगर आयुपैक नेम की बात करूं तो आयुपैक तो नेम क्या है इसका? इथीन। पर इसका कॉमन नेम इथाइलिन होता है। क्या होता है? इथाइलिन। तो यहीं से आया है आपके सामने इथाइलिक बॉन्ड। अब इसको ओलिफिनिक बॉन्ड क्यों कहते हैं, अभी फिर बोलूंगा तो आपको चमकेगा ही नहीं। क्या करते हैं हम जीओसी के या रिएक्शन जब नेमिंग शुरू करते तभी ये सारी बातें बताना शुरू कर देते हैं। पैटर्न ही ऐसा हो गया। यहां पर आपको अच्छा सा समझ में आएगा, ओलिफिनिक बॉन्ड, यानी कि यहां से मैं आपको कुछ आइडिया दे सकता हूं कि ये रिएक्शन करके क्या करते हैं? ऑयल फॉर्मेशन। क्लियर? ऑयल फॉर्मेशन, यानी कि ये जब रिएक्शन करेंगे ना पर्टिकुलरली किसके साथ? हैलोजेंस के साथ, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उनका वो कैसा रहेगा? ऑयली सब्सटेंस रहेगा। क्या रहेगा? ऑयली सब्सटेंस। तो जब पर्टिकुलर रिएक्शन आएगी तब अपन बात कर लेंगे कि किसके केस में ऑयल फॉर्मेशन करते हैं। अभी के लिए इतना ही मालूम होना चाहिए कि ओलिफिनिक का मतलब है ऑयल फॉर्मेशन, यानी कि किसी रिएक्टेंट के साथ जब ये रिएक्शन करेंगे तो ये ऑयल फॉर्मेशन करेंगे और वो हैलोजेंस होगा। अभी अपन बात नहीं कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट, अगर अपन बात करना चाहें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किसकी तरह काम करता है? फंक्शनल ग्रुप की तरह। किसकी तरह काम करता है? फंक्शनल ग्रुप। अगर आपसे कभी भी काउंट करवाए कि किसी कंपाउंड में कितने फंक्शनल ग्रुप है तो डबल बॉन्ड को काउंट करना है। जैसे अगर मैं आपके सामने ये कंपाउंड दूं और आपसे पूछूं कि बताइए इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है? 0। एल्केन कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। लेकिन अगर मैंने ये बना दिया है और मैं आपसे पूछना चाहूं नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, तो क्या बोलोगे आप? 1। और उसका नाम कौन रहेगा? एल्कीन। एल्कीन इज ए फंक्शनल ग्रुप। तो आप सोचिए आप क्या करते हैं, शुरुआत में बहुत जोर लगाते हैं इन चीजों के ऊपर, बल्कि जब चैप्टर वाइज चलोगे तो 2 कौड़ी की चीजें हो जाएंगी। पर बच्चा तब तक मास्टर को मौका देता ही, एक तो कहता है एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ा, लेकिन फिर शुरुआत में कंपैरिजन भी शुरू कर देता है, क्योंकि एनसीईआरटी ये सारी बातें नेमिंग में नहीं करता है। एनसीईआरटी टाइम आने पर ही बात करेगा। अब आप देखोगे तो सारी बातें आपको क्लियर होती हुई चलेंगी। ये हमारे सामने। दूसरा, अगर अपन बात करें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का एक काम और होता है, खास बात है, ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है। कैसा होता है? न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर का मतलब जिनमें भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। ये आपको इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहा है? ये पॉइंट आपको इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है एल्कीन्स आर न्यूक्लियोफाइल्स। एल्कीन्स आर न्यूक्लियोफाइल्स। मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोफाइल एनी स्पीसीज विच शेयर इलेक्ट्रॉन्स इन ए केमिकल रिएक्शन। मुझे कद्दू फर्क नहीं पड़ता कि वो इलेक्ट्रॉन कहां से शेयर कर रहा है, वो सिग्मा शेयर करे, वो पाई शेयर करे, वो लॉन पेयर शेयर करे, बस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन शेयर करे, वो क्या होगा?
न्यूक्लियोफाइल। और एल्किन्स ऐसे न्यूक्लियोफाइल होते हैं मेरे दोस्त जो अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। कि किसको शेयर करते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स को। तो आइए सबसे पहले हम इनका न्यूक्लियोफिलिक नेचर ही जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? न्यूक्लियोफिलिक नेचर ही जान लेते हैं। जैसे हम एल्किन्स में बात करते हैं तो एल्किन्स में ये तो आपके कौन से बॉन्ड होते हैं? सिग्मा। और इनमें पाई बॉन्ड है, तो आप जानते हैं पाई बॉन्ड तो कौन से वाली ओवरलैपिंग से बनेगा? पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। क्लियर? तो यहां पर साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। आप जानते हैं ये जो बॉन्ड बना हुआ है येलो वाला, ये सिग्मा है। ये कौन सा है? सिग्मा। और ये कौन सा है? पाई। सिग्मा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं। सिग्मा बॉन्ड न्यूक्लियस को टाइटली हेल्ड करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बेटर ओवरलैपिंग होती है यहां पर। ये आपका पाई है, पुअर ओवरलैपिंग होती है। तो इस पाई इलेक्ट्रॉन्स पर आपके न्यूक्लियस का बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है क्योंकि ये न्यूक्लियस से दूर है। इसीलिए ईएन डिफरेंस से पाई बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं आती है। किससे आती है? सिग्मा में। क्योंकि इसी के इलेक्ट्रॉन खिसकेंगे सिग्मा के किसकी तरफ? मोरियन की तरफ। किसी न किसी एक एटम का न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा उनको, लेकिन ऐसा पाई में नहीं हो सकता क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स दूर होते हैं न्यूक्लियस से। तो यानी कि हम पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कह सकते हैं? हम इनको कह सकते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम यहां पर कह सकते हैं लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या कह सकते हैं? लूजली बॉन्डेड, अगर अपन बात करना चाहें, पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो एल्किन्स के न्यूक्लियोफिलिक नेचर का कारण क्या है? बिकॉज दे हैव लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने लिखा है एल्किन्स आर न्यूक्लियोफाइल्स। और उसका कारण क्या है? अगर हमसे पूछा जाए तो हम बोलेंगे दे हैव, क्या कारण है? दे हैव लूजली बॉन्डेड, दे हैव लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स। लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इनके पास लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी वजह से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। कई बार हम इसको ऐसे भी समझा देते हैं समझाने के लिए कि इन एल्किन्स देयर इज पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये हमारे सामने एल्किन है, तो आप जानते हैं इसको हम इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं कि आपका पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर भी है और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर भी है। तो इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और जिसको भी इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वो यहां से इलेक्ट्रॉन छीन सकता है। और इलेक्ट्रॉन्स किसको चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल। तो आप सोचिए जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्शन में होता है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान से सुनिए, कोई एक इलेक्ट्रॉन देगा तो कोई एक इलेक्ट्रॉन, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन देने वाले आ गए रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन तो भी रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन दे और एक इलेक्ट्रॉन ले। तो एल्कीन का नेचर तो क्लियर हो गया है कि ये तो क्या है? आपके न्यूक्लियोफाइल्स। और आप बताइए न्यूक्लियोफाइल्स की टेंडेंसी क्या होती है? देने की। तो ये जिनके साथ रिएक्शन करेंगे वो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होंगे? इलेक्ट्रोफाइल, which is going to accept the electrons। तो इसको आप ऐसे दिखाते हो, कई बार इसको ऐसे भी दिखाया जा सकता है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? ये हमारे सामने है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो कई बार ऐसे लिख दे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यही पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ूंगा। इथीन एक न्यूक्लियोफाइल है, प्रोपीन एक न्यूक्लियोफाइल है। अब शुरुआत में जिन न्यूक्लियोफाइल्स को आप रट्टा मार रहे थे आपको देखते नजर आएंगे कि ये तो न्यूक्लियोफाइल है। इतने रिएक्शंस पढ़ोगे कि कोई ना कोई तो याद ही आ जाएगी जिन वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे होंगे। क्या सभी डबल बॉन्ड्स को ओलिफिनिक डबल बॉन्ड बोलते हैं? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज नोन एज ओलिफिनिक बॉन्ड। तो कई बार सिंपली हमसे काउंट करवाता है कि हाउ मेनी ओलिफिनिक बॉन्ड्स आर देयर। तो सिंपल जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। ओलिफिनिक बॉन्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब ये हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म्ड जो प्रोडक्ट होता है वो ऑयलिस होता है, जिसकी वजह से ओलिफिनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। तो सारी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी आपके पास। वही बात करेंगे जहां एनसीईआरटी कर रहा होगा। एल्किन्स आपके न्यूक्लियोफिलिक नेचर के होते हैं एंड न्यूक्लियोफाइल्स की टेंडेंसी होती है कि वो किसके साथ रिएक्शन करें? इलेक्ट्रोफाइल। तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस इनकी इलेक्ट्रोफाइल के साथ होने वाली है।
सुलटा दिया है क्या? क्या एल्कीन एक फंक्शनल ग्रुप है? जी हां। और फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करता है कि किस टाइप की केमिकल रिएक्शंस हो सकती है, किस टाइप की केमिकल रिएक्शंस हो सकती है। क्या अब मैं आगे बढ़ सकता हूं दोस्तों? सुलटा दिया है? चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। आपने पहचान लिया है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप है। मैं आपको बताऊंगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप है तो ये कितनी टाइप की रिएक्शंस शो कर सकता है। क्लियर? तो नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस गिवन बाय एल्कीन्स, केमिकल रिएक्शंस गिवन बाय एल्कीन्स। हम क्या करते हैं, हम पढ़ तो रहे होते हैं EAR और वहां पर हेडिंग लगा देते हैं एल्कीन, तो बच्चे को लगता है बस एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही देते हैं, बल्कि एल्कीन बेसिकली 3 टाइप की केमिकल रिएक्शन दे सकती है जो कि खुद आपका एनसीईआरटी लिखता है। पहले टाइप की, पहले मुझे लिखने दीजिए, पहला इनका जो रिएक्शन रहता है जो कि मेन रिएक्शन है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सा रहेगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इनको इन शॉर्ट दोस्त हम क्या बोलेंगे? EAR। EAR नहीं बोलना, लिख EAR लेना, पर बोलना पूरा ही, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ये जो इनकी रिएक्शन होती है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है अगर अपन बात करना चाहें? कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन इनकी यहां पर रहेगी, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है? मेन रिएक्शन, मतलब जो ज्यादा रिएक्शन होगी वो यही रहेगी। मेनली जो आपकी एल्कीन्स होती हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती है। कई बार स्टेटमेंट्स आता है दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ दिस। जैसे एल्केन्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, रेडिकल के साथ रिएक्शन करना पसंद करते हैं। ऐसे ही एल्कीन्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर ये 100 रिएक्शन करती है ना तो उनमें से 90 रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन का मतलब समझिए, मतलब मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल यही रिएक्शन होगा, नो, ये गलत बात है। और दूसरी रिएक्शन भी शो कर सकती हैं, पर मेन रिएक्शन ये है। आप कई बार डिफाइन करते हैं ना कि उसका कैरेक्टर ही ऐसा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम की बात होती है। किसकी बात होती है? मोस्ट ऑफ द टाइम की बात होती है। जैसे मान लीजिए मैं फेंकता हूं, हर दिन क्लास में आके कोई नई नई चीजें फेंक के चला जाता हूं, तो आप क्या निकाल लेंगे? YSY फेंकू है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं जब भी बोलूंगा तो फेंकूंगा, कभी कभी मैं सच भी बोलूंगा, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सर आप फेंकते हो। तो करेक्टर हो गया, ये क्या हो गया है? करेक्टर। तो करेक्टरिस्टिक रिएक्शन का मतलब होता है मेनली जो रिएक्शन वो फंक्शनल ग्रुप शो करता है। दूसरा अगर अपन बात करना चाहें तो ये आपका फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस भी शो करते हैं। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस भी शो करते हैं जो कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन नहीं है, कुछ रिएजेंट्स के साथ ये ऐसा करते हैं। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। क्लियर? फरा, पर आप मेनली बोलोगे पूरा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। और तीसरी टाइप की रिएक्शन दोस्तों जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, आपकी एल्केन्स फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी शो करती है। फ्री रेडिकल अगर अपन बात करना चाहें सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी जो हैं वो आपकी एल्कीन शो करती हैं, जिन्हें आप बोल सकते हो FR/SR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अगर एक सिंपल क्वेश्चन आ जाए ना, विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस इज गिवन बाय एल्कीन, साफ मिलेगी जनता, बस ये जानती है, क्योंकि उसने EAR के ओब्लिगेट चैप्टर लगा रखा है एल्कीन, उसको लगता है बस एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही देता है, ऐसा नहीं है। आइए दोस्त अब मैं आपको बताता हूं कि एल्कीन्स में कहां कहां रिएक्टिव साइट होती है। अभी मैंने मेरी बातें खत्म नहीं की हैं, मैं एल्कीन्स में आपको रिएक्टिव साइट बता रहा हूं
कि एल्केन्स में रिएक्टिव साइट कितनी होती है, मतलब कहां कहां पर आपका मेनली रिएक्शन हो सकता है। एल्केन्स में जो रिएक्टिव साइट होती है वो होती है दो। क्या होती है? दो। एक तो आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसी पर रिएक्शन हो जाए, या फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन जो कि आपका sp3 रहेगा। और आप जानते हो आप इस कार्बन को कौन सा कार्बन कह सकते हो? आप इस कार्बन को एलाइलिक कार्बन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? एलाइलिक कार्बन भी कह सकते हो। आप देखना एनसीईआरटी की कितनी गजब की कनेक्टिविटी अगर उसके हिसाब से चलोगे तो बोलता है अगर आपकी रिएक्शन कौन सी हो रही है? एडिशन। ध्यान से सुनिएगा, कौन सी रिएक्शन हो रही है? एडिशन। तो यही आपकी रिएक्टिव साइट होती है एडिशन रिएक्शंस के लिए। किसके लिए? एडिशन रिएक्शंस के लिए। अगर एडिशन रिएक्शन होगी तो वो डबल बॉन्ड के ऊपर ही होगी, चाहे वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो या फिर फ्री रेडिकल एडिशन हो। एडिशन विल टेक प्लेस एट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और ये जो आपकी साइट है ना, जिसे आप एलाइलिक कार्बन कहते हो, यहां पर आपको देखने को मिलेगा क्या? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्या देखने को मिलेगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अगर सब्स्टिट्यूशन एल्कीन्स में हो रहा है तो वो कहां पर होगा आपका? वो एलाइलिक कार्बन पर होगा दोस्तों। और देखो मैं आपको याद दिलाऊं, एनसीईआरटी की कितनी गजब की कनेक्टिविटी आपको यहां पर दिखाई देगी। ये हमारे सामने एक एल्कीन है कि नहीं है? एंड मैं इसका रिएक्शन करवा रहा हूं किसके साथ? Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर। आप बताइए क्या जनरेट होगा? Br रेडिकल जनरेट होगा कि नहीं होगा? और उसके लिए इस हाइड्रोजन को हटाना सबसे आसान। क्यों? ये CH बॉन्ड सबसे वीक बॉन्ड है इसके अंदर। या ये कह सकते हो कि इस CH के टूटने पर रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो आप देख सकते हो ये रिएक्शन एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बिकॉज हाइड्रोजन इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय हैलोजन। और उसका कारण क्या है? क्योंकि इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है रेडिकल विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो एनसीईआरटी की कनेक्टिविटी तो भाई साहब कमाल की है कि यहां पर जो इंटरमीडिएट बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। तो कहता है अगर कोई सब्स्टिट्यूट करना चाहता है तो वो आपका कौन होगा? एलाइलिक हाइड्रोजन। इसको हटाकर कोई भी रेडिकल यहां पर लग सकता है। और अगर कोई ऐड होना चाहता है तो वो डबल बॉन्ड पर होगा। थोड़ी देर में एडिशन की और क्लैरिटी लेकर आऊंगा, लेकिन एटलीस्ट अभी ये तो पता चल गया कि सब्स्टिट्यूशन तो कहां पर होगा? एलाइलिक कार्बन के ऊपर। हमने पहले भी लिखा था हेलो इन केस ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइल बेंजीन्स free radical substitution takes place exclusively at allylic and benzylic carbon. नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ूंगा। तो मेनली एल्कीन्स तीन टाइप की रिएक्शन देता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देगा, फ्री रेडिकल एडिशन देगा एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कहां पर होगा? उसके एलाइलिक कार्बन पर। वहीं पर क्यों होगा? बिकॉज H हटाने के बाद बना हुआ रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। या आप ये भी कह सकते हैं एलाइलिक कार्बन पर जो CH बॉन्ड है वो सबसे वीक बॉन्ड होगा, रेडिकल उसको बहुत इजीली ब्रेक कर सकता है। तो जब आप रिवाइज करें तो ऐसे रिवाइज करना, एल्कीन, एल्कीन में बेसिकली कितनी रिएक्शन? तीन। एडिशन ये सब्स्टिट्यूशन ये। जब हम पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कौन सा रिएजेंट कहां पर रिएक्शन करता है। तो एल्कीन एक फंक्शनल ग्रुप है जिसने आपको क्लियरली बता दिया कि कहां कहां पर रिएक्शन हो सकता है अगर मैं मौजूद हूं तो। अगर एडिशन हुआ तो बोलता है डबल बॉन्ड के ऊपर होगा, सब्स्टिट्यूशन हुआ तो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट जो sp3 कार्बन है वहां होगा। खत्म, कहता है अभी सारी रिएक्शन इन तीनों कैटेगरी में सिमट कर रह जाएंगे। सुलटा दिया है। चलिए अब हम वन बाय वन आगे बढ़ेंगे। हम सबसे पहले कौन सी पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इनकी एक रिएक्शन है जो एडिशन के साथ ही कंपेयर करके निकल जाऊंगा मैं। फिर पढ़ेंगे फ्री रेडिकल अगर अपन बात करना चाहें एडिशन।
एडिशन में अगर अपन बात करें तो आप जानते हैं HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो सारी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन अपनी कवर हो जाएगी। आगे बढ़ सकता हूं? चलिए हेडिंग लगा दीजिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। पहली टाइप की रिएक्शंस हम पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। पहली कैटेगरी की रिएक्शंस पर हम आ गए हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स, ऑफ एल्कीन्स। इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे एडिशन रिएक्शन। कम से कम हमें एडिशन रिएक्शन का तो मालूम होना चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन एक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है? मैंने आपको बोला था ना, शुरुआत में केवल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखवाई थी, फिर टाइम आने पर वो टाइप एक्सप्लेन भी करता हुआ आगे चलूंगा। तो एडिशन रिएक्शन के सामने लिख दीजिए कौन सी रिएक्शंस को आप एडिशन रिएक्शन की कैटेगरी के अंदर लेकर आएंगे। लिखिए एडिशन रिएक्शन के सामने, टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू गिव ए सिंगल प्रोडक्ट। टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर, TWO, टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू गिव ए सिंगल प्रोडक्ट। जब दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हो तो उस रिएक्शन का नाम होता है एडिशन। When two reactants combine together to give a single product, तो उसे हम क्या कहते हैं? एडिशन। इधर आओ, अगर मैं बोल रहा हूं 3 + 2 = 5, तो आप क्या बोल रहे हो? एडिशन कर रहे हो सर। अगर मैं बोल रहा हूं 5 + 2 = 7, तो आप क्या कह रहे हो? एडिशन हो रहा है सर। तो सिंपल। अगर मान लीजिए आपके सामने कोई रिएक्शन है, देखिए आपको रिएक्शन का टाइप पहचानने के लिए पूरी रिएक्शन की नॉलेज होने की कोई जरूरत। मान लीजिए ये आपके सामने एक रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट्स और ये क्या है? प्रोडक्ट्स। ये आपके सामने एक रिएक्शन है और ये रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट। यहां पर कौन जुड़ा हुआ है? H, और यहां पर कौन जुड़ा हुआ है? Br। टाइप कैसे डिसाइड की जाती है दोस्तों? सुनो, टाइप टाइप डिसाइड की जाती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों देखकर। बीच में क्या हुआ है ऐसे? मतलब आप देखो इधर, अगर अपन दोनों साइड देखें तो आपके दो जो रिएक्टेंट थे वो मिलकर कितना प्रोडक्ट दे रहे हैं? ए। कैसे रिएक्शन किया मुझे उससे फर्क, लेकिन मैं देखकर बता सकता हूं ये एडिशन रिएक्शन हुई है। क्या हुई है? एडिशन रिएक्शन, बिकॉज टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर। आइए पिछले वाले रिएक्शन को अगर मैं गौर से देखूं तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है क्या? द हाइड्रोजन इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय हैलोजन। तो ये सब्स्टिट्यूशन है। ये क्या है? सब्स्टिट्यूशन। एक एटम या एक ग्रुप को किसी दूसरे एटम या ग्रुप ने रिप्लेस किया है। लेकिन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, वो मैकेनिज्म बता देगा, लेकिन ये कैटेगरी सब्स्टिट्यूशन की है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो टाइप हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखकर बताई जाती है। जैसे अगर अपन बात करना चाहें, मान लीजिए हमारे सामने ये रिएक्शन दी हुई है, कैसे हुई वो अभी मुद्दा ही नहीं है। हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ? HCN के साथ। कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो अभी हमें डिस्कस नहीं करना है। लेकिन जब हमने रिएक्शन करवाई तो हमारे सामने प्रोडक्ट जो कुछ बनकर आया वो कुछ इस प्रकार से बनकर आया। आपको साफ साफ पता चलेगा यहां H जुड़ गया है और यहां पर कौन जुड़ गया है? CN। तो दोनों मिलकर क्या हो गए हैं? A। तो आप रिएक्शन को देखकर कैटेगराइज कर सकते हो कि ये कौन सी रिएक्शंस हैं? एडिशन रिएक्शन। तो आप बताइए क्या आपको एडिशन रिएक्शन क्लियर हुई? When two reactants combine together to give a single product, दोनों मिलकर एक प्रोडक्ट दे दे, सिंपली ऐड हो जाए एक दूसरे के अंदर, तो उसे हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। नोट डाउन कीजिए इसको। अभी हमने कैटेगराइज नहीं किया कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक है कौन सा न्यूक्लियोफिलिक, वो हम कैटेगराइज करेंगे, लेकिन ये क्लियर है दोनों एडिशन है। सुलटा दिया है? चलिए जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई लोगों। जल्दी मतलब जल्दी। सुलटा दिया है? लिखिए। अब आप आगे बढ़ेंगे, सर मुझे कैसे पता चलेगा
कि कौन से फंक्शनल ग्रुप एडिशन रिएक्शन देते हैं और कौन से नहीं। पता, ऑर्गेनिक को समझने का बहुत बेहतरीन तरीका है, आप फंक्शनल ग्रुप को समझिए। आपको फंक्शनल ग्रुप खुद चिल्ला चिल्ला के बताएगा कि मैं किस टाइप की रिएक्शन दे रहा हूं। एडिशन रिएक्शन वही फंक्शनल ग्रुप दे सकते हैं जिनके पास पाई बॉन्ड है। एडिशन हुआ है तो पाई बॉन्ड पर ही होगा दोस्त। अगर आपके फंक्शनल ग्रुप में पाई बॉन्ड नहीं है, एडिशन रिएक्शन नहीं हो सकती। अगर आपने आंखें खुली रखी हो तो आप देखिए, क्या यहां पर पाई बॉन्ड है? क्या यहां पर पाई बॉन्ड है? तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेना, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव एडिशन रिएक्शन। आधी से ज्यादा जनता साफ, क्योंकि सब रिएक्शन के प्रोडक्ट रटने पे लगे हुए हैं, रिएक्शन को रटने पे लगे हुए हैं। जैसे नर्सरी में बच्चे पढ़ते हैं ना, पहले दूसरी में कुछ पता ही, बस रटे जा रहे हैं। तो सुलटोगे भाई। मैं ये नहीं कहता कि सारे क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे, नो डाउट आप 12-13 क्वेश्चन बना लोगे, लेकिन जो 3-4 ढंग के आते हैं, जो खेल करते हैं, उनमें सुलट जाओगे, फिर वही आ जाओगे 560 570 लौट के आ जाओगे। क्या मतलब है फिर उसका? तो 3-4 जो ढंग के क्वेश्चंस आते हैं जिनको हमें करना है, उसके लिए अच्छे लेवल पर पढ़ना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट इसमें स्टार लगाकर लिख दीजिए इस पॉइंट को, आप नोट भी कर सकते हैं। आप याद रखें, हर दिन कुछ ना कुछ अच्छी बातें सीखेंगे जो थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काम आएगा। नोट, टू गिव एडिशन रिएक्शन, टू गिव एडिशन रिएक्शन, टू गिव एडिशन रिएक्शन, to give addition reaction, functional group must have pi bond. To give addition reaction, functional group must have pi bond. कहता है अगर कोई फंक्शनल ग्रुप एडिशन रिएक्शन देना चाहता है तो उसके पास पाई बॉन्ड होना चाहिए। जैसे अल्कोहल एडिशन रिएक्शन नहीं देगा, कारण पाई बॉन्ड ही। एल्काइल हैलाइड एडिशन रिएक्शन नहीं देंगे, पाई बॉन्ड ही नहीं। तो साफ पता चलेगा कि इसकी रिएक्शन कौन सी हो सकती है। टू गिव एडिशन रिएक्शन, फंक्शनल ग्रुप मस्ट हैव पाई बॉन्ड। अब मैं आपको बताता हूं दोस्त, पाई बॉन्ड भी दो टाइप के होते हैं। अगर हम बात करना चाहें पाई बॉन्ड, तो पोलैरिटी इनफैक्ट हम जो बता रहे हैं वो रेजोनेंस से बता रहे हैं। किससे बता रहे हैं? रेजोनेंस से। पर आप जैसा जानते थे वैसा भी कर सकते हो। अगर सिग्मा में पोलैरिटी तो पाई को क्या बोल दो? पोलर। एक आपके पाई बॉन्ड होंगे नॉन पोलर। कैसे होंगे? नॉन पोलर। जैसे आप बताओ, नॉन पोलर में कौन आ गया? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया। एक आपका कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ गया। आप बताओ, नॉन पोलर वाले पाई बॉन्ड्स का नेचर कैसा होता है? न्यूक्लियोफिलिक। ये कैसे नेचर के होते हैं? न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। ये आपके सामने रहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। सर आप इनडायरेक्टली क्या बताना चाहते हैं? साफ साफ कहिए ना। मैं कह रहा हूं ये खुद न्यूक्लियोफाइल है, तो किसके साथ रिएक्ट करेंगे? तो इन पर जो ऐड होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा या इलेक्ट्रोफाइल होगा? जाहिर सी बात है। तो ये जब रिएक्शन करेंगे तो कौन सी रिएक्शन देंगे? EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। रटने की जरूरत ही नहीं है। दूसरे अगर अपन बात करना चाहें तो आपके सामने होते हैं पोलर पाई बॉन्ड। क्या होते हैं? पोलर पाई बॉन्ड तो हमने पहले लिख दिया है। तो दूसरे रहेंगे पोलर। हमारे सिलेबस का पोलर अगर अपन बात करें तो एक ही होता है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ज्यादा से ज्यादा कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड को लेकर आ जाओ। आप बताइए इन बॉन्ड्स में पोलैरिटी है कि नहीं है? और मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि पोलर पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रोफाइल एंड नॉन पोलर पाई बॉन्ड वाले न्यूक्लियोफाइल। तो इनका नेचर कैसा होता है बताइए? हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। इलेक्ट्रोफिलिक अगर अपन बात करना चाहें इन नेचर, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के होते हैं पोलर पाई बॉन्ड। तो बताइए किस कौन इनके साथ रिएक्शन करेगा? न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो रिएक्शन देंगे वो कौन देंगे? NAR, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो टेक्निकली आपने देखो जान लिया, CO बॉन्ड कौन से फंक्शनल ग्रुप में होता है? एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन की मेन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएंगी। पर मैं उसको यही नहीं समेटूंगा, चलेंगे चैप्टर वाइज, क्योंकि अपने क्लैरिटी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई फंक्शनल ग्रुप एडिशन रिएक्शन शो करना चाहता है तो कंडीशन है उसके पास पाई बॉन्ड होना चाहिए। पाई बॉन्ड भी दो टाइप के होंगे, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर है तो न्यूक्लियोफाइल को ऐड करेगा अपने ऊपर, अगर नॉन पोलर है तो इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करेगा अपने ऊपर। जल्दी से नोट डाउन कर दीजिए, आगे बढ़ूंगा। देखो अभी तक रिएक्शन शुरू नहीं हुई है, केवल और केवल उस फंक्शनल ग्रुप की इंफॉर्मेशन चल रही है, क्योंकि उसके बाद रिएक्शंस आपके लिए मात्र चित्रकला की प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। सुलटा दिया है। तो पाई बॉन्ड दो टाइप के हो सकते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। नॉन पोलर एल्कीन्स और एल्काइंस में होता है,
जो इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करेंगे। पोलर आपका किस में होता है, एल्डिहाइड कीटोन्स, और अगर अपन बात करें नाइट्राइल्स जो कि न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करना पसंद करेंगे। आगे बढ़ सकता हूं, चलिए देखिए, इससे पहले हम एक जर्नल मैकेनिज्म पढ़ते थे तो उसमें टाइम लगता था, एक मैकेनिज्म को दो दो बार हम पढ़ते थे, तो इस बार थोड़ा सा चेंज किया है, हम रिएक्शन में ही जर्नल मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस करते हुए चलेंगे। अब एडिशन रिएक्शन अलग अलग दी हुई एनसीईआरटी ने, हम वन बाय वन आगे बढ़ेंगे। एडिशन रिएक्शन में पहले रिएक्शन हम जो डिस्कस करेंगे, हो सकता है ये एनसीईआरटी की पहली ना हो, पर एनसीईआरटी में उसी हेडिंग से मिलेगी। पहला हमारे सामने रहेगा एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, सेम हेडिंग से आपको मिलेगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, यानी कि HX का एडिशन की बात कर रहा है। इसको कई बार दूसरे तरीके से भी बोल दिया जाता है, हम बोल सकते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स, हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। देखिए, हाइड्रोहेलोजिनेशन में दो वर्ड है, एक हाइड्रो और एक साथ में हेलोज, हाइड्रो एंड हेलो। तो हाइड्रो का मतलब कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन, और हेलोजन का मतलब एक्स, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें H और X का एडिशन होता है उसे हाइड्रो हेलोजिनेशन कहते हैं। हाइड्रोजन का आधा वर्ड लिया गया है हाइड्रो, हेलोजन का भी आधा लिया गया है हेलो। तो जब भी आपके पूछे ना कि विच रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रो हेलोजिनेशन, तो मतलब जिसमें कौन जुड़ रहा हो, हाइड्रोजन एंड हेलोजन, तो वो हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन होती है। और जब ये हटेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, मतलब जिसमें हाइड्रोजन और हेलोजन हट रहा होगा। क्लियर, चलिए अब आप बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए अगर अपन बात करें एक केमिकल रिएक्शन, ये गिवन हमारे सामने पर्टिकुलर एग्जांपल लिया है, और एग्जाम्पल भी किसका लिया है, एनसीईआरटी, जहां से एनसीईआरटी ने समझाया है। ये हमारे सामने प्रोपीन है, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसके साथ, HBr के साथ। रिएक्शन इज कैरिड आउट एट रूम टेम्परेचर, कोई हाई टेम्परेचर वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। रिएक्शन जब होती है तो आपके सामने कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बनकर आ जाते हैं। यहां पर अगर अपन बात करें तो आपको H जुड़ा हुआ दिखाई देता है, और यहां पर आपके सामने कौन जुड़ा हुआ दिखाई देता है, Br प्लस। अगर अपन बात करना चाहें, ऐसा भी प्रोडक्ट आपको मिलेगा जिसमें यहां पर H दिखाई देगा और यहां पर आपको कौन दिखाई देगा, Br। ये प्रोडक्ट भी आप लोगों के सामने बनकर आ जाता है। क्लियर, दोनों प्रोडक्ट इस रिएक्शन के होते हैं। इस वाले प्रोडक्ट को हम कौन सा प्रोडक्ट कहते हैं, दिस इज मेजर, मेजर का मतलब मेन। कई बार हम इसको प्रिंसिपल प्रोडक्ट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, प्रिंसिपल प्रोडक्ट, यानी कि मेजर प्रोडक्ट या प्रिंसिपल प्रोडक्ट। ये जो हमारे सामने बनता है ये माइनर प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, माइनर प्रोडक्ट होता है, जो साइड प्रोडक्ट के तौर पर रिएक्शन में बन जाता है। तो जब भी हमसे पूछे कौन कौन बन सकता है या कौन कौन नहीं बन सकता है, तो बनेगा तो ये भी, पर अमाउंट में कम होगा। तो ध्यान रखना, पॉसिबल प्रोडक्ट्स में इसको काउंट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं दोनों में एडिशन हुआ है, दोनों मिलकर क्या हो गए हैं, एक, दोनों मिलकर क्या हो गए हैं, एक। तो ये एडिशन रिएक्शन है, पर ये कैसे हुई इसका भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं। या तो आप रटो, प्लस माइनस में तोड़ तोड़ के जोड़ो इनको, या फिर आप मैकेनिज्म वाइज चलो, जैसे कौन चलता है, एनसीईआरटी। जैसे कौन चलता है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बिल्कुल एरो बनाकर और बहुत ही शानदार लेवल पर चीजों को समझाता है, और हम यह एनसीईआरटी से मैच नहीं करते। यहां बना लेते हैं क्या, माइनस, यहां क्या बना लेते हैं, प्लस, प्लस पे माइनस और माइनस पे प्लस, उल्टा के चले जाते हैं। एनसीईआरटी ऐसा कभी भी नहीं करता, एनसीईआरटी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो ये रिएक्शन कैसे हुई उसको समझने के लिए हमें आना चाहिए क्या, मैकेनिज्म। क्या आना चाहिए, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म कभी भी रिएक्शन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता है, बल्कि इजी बनाता है। सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। देखिए, ये जो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ना दोस्तों, ये दो स्टेप में कंप्लीट होती है। स्टेप नंबर 1, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। आपकी एल्कीन जो है वो रिएक्शन करेगा किसके साथ, HBr के साथ। HBr में आप पहले से जानते हो EN डिफरेंस है। क्या है, EN डिफरेंस। there will be partial positive and there will be partial negative। मैं आपको जीओसी के लेक्चर 1 और 2 में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पहचाना सिखाया था, और वही बताया था जिस पर पार्शियल पॉजिटिव हो वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मींस दैट एटम इज गोइंग
to accept the electrons in the chemical reaction. तो बताइए HBr के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन है? H. कैसे पता किया? EN डिफरेंस से पोलैरिटी आ रही है। तो आपका इस रिएक्शन के अंदर एल्कीन राइट नाउ किसकी तरह काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज इट इज गोइंग टू सप्लाई द इलेक्ट्रॉन्स। एंड आपका HBr किसकी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। E प्लस NU माइनस एब्रीवेशन है, भले नेगेटिव चार्ज हो या ना हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ये एल्कीन शेयर करेगा किसके साथ? H के साथ। और X का नेचर तो आप जानते हो, लिविंग ग्रुप है। अगर इसको इलेक्ट्रॉन मिला तो ये तो इलेक्ट्रॉन्स को समेटेगा और यहां से निकल जाएगा। दोस्त अब ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन शेयर करने का मतलब होता है बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या होता है? बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर मैं बात करना चाहूं, H के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे H के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया? शेयर, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन हुई। तो इसका मतलब है ये एल्कीन अब इस H के साथ बॉन्ड बनाएगा। जब ये बॉन्ड बनाएगा तो आपका जो H है या तो इस कार्बन से जुड़ेगा या इस कार्बन से जुड़ेगा, डबल बॉन्ड के किसी एक कार्बन से जुड़ेगा। क्लियर? तो जब रिएक्शन आपके आगे बढ़ेगी, ध्यान से सुनते रहेंगे, तो यहां पर दो तरीके से आपकी रिएक्शन आगे बढ़ सकती है। पहला क्या हो सकता है कि जो आपका H है वो इस कार्बन पर जुड़ जाए। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने हाइड्रोजन को कौन से कार्बन पर जोड़ दिया है? इसमें, और ये किसकी फॉर्म में जुड़ेगा? H प्लस की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन तो Br ले जा रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन तो यहां पर आप जुगाड़ से ऐसे तोड़ लेते हो ना, H प्लस और Br। एक्चुअली ऐसे आयोनाइज थोड़ी होता है, एल्कीन के अंदर 100% आयोनाइजेशन होता ही नहीं है। तो हमें ऐसे ध्यान रखना है कि H प्लस की फॉर्म में जुड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो Br लेकर गए इसका। तो अगर मैंने H प्लस को यहां जोड़ दिया तो बताइए यहां पर क्या जनरेट हो जाएगा? कार्बो। स्लो मोशन में समझो, अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस H के साथ शेयर किए गए और बॉन्ड इस कार्बन ने बनाया, तो इन दोनों के तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएंगे। तो इस कार्बन के अभी भी कितने बॉन्ड हैं? 4। लेकिन भाई इस कार्बन कार्बन बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इसका भी था, जो आपने किसको टिका दिया? हाइड्रोजन को। तो इस पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। यानी कि अगर इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन पर जुड़ेगा तो पॉजिटिव यहां आएगा, और इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन पर जुड़ेगा तो पॉजिटिव वहां आएगा। एक पॉसिबिलिटी ये भी है दोस्तों कि यहां पर आप किसको जोड़ देते? हाइड्रोजन को, और यहां पर क्या बना देते? कार्बोकेटायन। पक्का? जी हाँ। साथ में बताइए कौन बनता है यहां पर? Br माइनस। यहां पर भी कौन बनता? Br माइनस। क्लियर? ये हमारे सामने है। नेक्स्ट, अब इन दोनों में से कौन सा केटाइन बनेगा ये हमें डिसाइड करना है। दोनों के जुड़ने पर केटाइन बन रहा है, लेकिन आप जानते हैं ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है और ये सेकेंडरी। तो ये कार्बोकेटाइन कैसा है? मोर स्टेबल। ये कार्बोकेटाइन कैसा है? मोर स्टेबल। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ो, क्या बोला मैंने? जब भी आप इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ो तो ऐसे जोड़ना है डबल बॉन्ड पर, यानी कि उस कार्बन पर जोड़ना है ताकि बनने वाला कार्बोकेटाइन क्या हो? मोर स्टेबल। मतलब आपकी रिएक्शन अब यहां से मेजर प्रोडक्ट नहीं देगी, रिएक्शन यहां से मेजर प्रोडक्ट देगी। क्लियर? किसकी जनरेशन कर दिया आपने? कार्बोकेटाइन। बताइए कार्बोकेटाइन बना है, कार्बोकेटाइन का पहला काम, कार्बोकेटाइन का पहला काम, पूछो क्या ये केटाइन रीअरेंज होना चाहेगा? दूसरा काम, बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल। एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल? Br माइनस। तो ये Br माइनस को बोल देगा गिव मी योर लोन पेयर। अगर इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका नेगेटिव गायब और इसका पॉजिटिव गायब, तो आपके सामने ये प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा। बताइए यहां पर कौन जुड़ेगा? H, और यहां पर कौन जुड़ गया है? Br। प्रोडक्ट बन गया कि नहीं बन गया? अगर मैं इस रिएक्शन के दोनों स्टेप्स को क्या कर देता हूं? ऐड। तो इधर देखिए गौर से, ये इधर किस साइड है? रिएक्टेंट साइड। ये किधर है? रिएक्टेंट साइड। कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया? अगर दोनों को ऐड करेंगे तो बताओ ऊपर की साइड से केवल और केवल कौन आएगा? एल्कीन, और साथ में HBr। इधर वाले से बताओ क्या आएगा आपका? ये प्रोडक्ट। और आप गौर से देख सकते हो कि ये एक एडिशन रिएक्शन है, यहां पर H जुड़ा है और यहां पर Br। रिएक्शन के पहले स्टेप में एल्कीन इज बिहेविंग एज ए न्यूक्लियोफाइल, it is sharing its pi electrons, and in the second step your carbocation is behaving as electrophile, accepting electrons, and Br minus is acting as a nucleophile। अब सोचो, GOC में पढ़ा देते हैं, क्या HBr इलेक्ट्रोफाइल है? बोलेंगे नहीं है। क्यों नहीं है? रिएक्शन का पहले स्टेप में कौन है? एल्कीन अगर न्यूक्लियोफाइल है तो HBr क्या है? and the electrophilic center is H, and H is added as H plus, H plus बनकर जुड़ा है। क्यों नहीं इलेक्ट्रोफाइल?
अगर आपकी नजर में इलेक्ट्रोफाइल वो है जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो आपको बहुत अपग्रेड करने की जरूरत है। अगर आपका HX इलेक्ट्रोफाइल है तो H3O प्लस को तो कोई दिक्कत होनी ही। प्रोटिक एसिड्स हैं भाई, वो जो H प्लस का सोर्स होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्लियर? थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि दोबारा नहीं लिखना चाहता हूं मैं। अब हमारे पास ये है कि रिएक्शन मल्टी स्टेप है साहब। मल्टी स्टेप रिएक्शन में कोई ना कोई तो आरडीएस, जाहिर सी बात है दोस्त, ये आरडीएस नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां केवल बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, बॉन्ड फॉर्मेशन बहुत फास्ट होता है। क्लियर? तो रिएक्शन का ये वाला स्टेप कैसा है? फास्ट। और रिएक्शन का फिर ये वाला स्टेप कैसा होगा? स्लो। यानी कि रिएक्शन के स्लो स्टेप में किसकी फॉर्मेशन हो रही है? कार्बोकेटायन। एंड यही डिसाइड करेगा कि मेजर ये बनेगा कि मेजर वो बनेगा। आप जानते हैं मोर स्टेबल केटायन के थ्रू आपकी रिएक्शन का कैसा प्रोडक्ट आ रहा है? मेजर। इससे कौन सा आता? माइनर। तो मोर स्टेबल केटायन के थ्रू मेजर प्रोडक्ट आता है। ऐसा क्यों? इसको एनसीईआरटी भी समझाता है, तो हमें तो समझना ही पड़ेगा। सभी की आंखें खुली हो। आप जानते हैं काइनेटिक्स का इस्तेमाल जितना टीएनएम सर ने नहीं किया होगा उससे कहीं ज्यादा मैं करूंगा। जी हां, यहां पर हम बात करेंगे रिएक्शन प्रोग्रेस की। मेरी बात को आप ध्यान से सुनते रहेंगे। ये हमारे सामने क्या है? एक एल्कीन। ठीक है, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवा रहे हो? HBr के साथ। तो रिएक्शन होगी ये, इसको अपने पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करने का मतलब है यहां पर H प्लस जुड़ेगा। H प्लस जुड़ेगा तो दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक आपके सामने ये कार्बोकेटाइन बनकर आ सकता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनते हुए जाना, असर्शन रीजन का आंसर दे रहा हूं। एक ये कार्बोकेटाइन बनेगा। ये कार्बोकेटाइन कब बनेगा? जब आपका H प्लस यहां जुड़ेगा तो यहां केटाइन बन जाएगा। अगर H प्लस यहां जुड़ा तो आपके सामने ये कार्बोकेटाइन बनेगा। तो रिएक्शन के आरडीएस में दो कार्बोकेटाइन आपके सामने बन सकते हैं। अगर मैंने H को यहां जोड़ा तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा, अगर H को यहां जोड़ा तो वो कार्बोकेटाइन बनेगा। अब बताइए इस वाले कार्बोकेटाइन को बनने में एक्टिवेशन एनर्जी क्या चाहिए? कम। साफ दिखाई दे रहा है। और उस वाले कार्बोकेटाइन को बनने में एक्टिवेशन एनर्जी क्या चाहिए? इसका मतलब ये कार्बोकेटाइन कैसा है? मोर स्टेबल। कैसा है? मोर स्टेबल। और ये कार्बोकेटाइन कैसा है? लेस स्टेबल। विच कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड फास्टर? विच कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड फास्टर? जिसके बनने में एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए। इसीलिए मेजर प्रोडक्ट यही बनता है कि मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स इसी रिएक्शन पाथ को फॉलो करेंगे। यानी कि रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट आएगा किसके थ्रू? मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब आप जानते हैं ये दोबारा से किसके साथ रिएक्शन करेगा? Br माइनस के साथ। ये इसको अटैक करेगा, रिएक्शन फिर से चलेगी इस प्रकार से। पर ये वाला रिएक्शन का आरडीएस नहीं है, क्योंकि इस वाले स्टेप के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वो क्या चाहिए? कम। आप देख सकते हैं इसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वो बस इतनी सी चाहिए। तो यहां भी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, यहां भी। तो ये वाली रिएक्शन का क्या है? आरडीएस। और रिएक्शन मेनली कौन से पाथ को फॉलो करेगी? ग्रीन वाले को। मेजर प्रोडक्ट कहां से आएगा? ग्रीन वाले से। क्यों? क्योंकि ये लो एक्टिवेशन एनर्जी पाथ है। यहां से अगर रिएक्शन जाएगी तो बताइए कैसी जाएगी रिएक्शन? फास्ट। और यहां से अगर रिएक्शन जाएगी तो कैसी जाएगी? स्लो। और काइनेटिक्स में आप पढ़ चुके हैं इतनी एक्टिवेशन एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स कम होंगे और इतनी एक्टिवेशन एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे। तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन इज फॉर्म फास्टर, और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन ही मेजर प्रोडक्ट देगा रिएक्शन का। ये एनसीईआरटी लिखती है इसी में, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन्स आर फॉर्म फास्टर। समझाता नहीं है कैसे और क्यों, नोट डाउन कर लेंगे। आज के इतना ही, अगली बात करेंगे अगली क्लास में।